महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज कहानी की शुरुआत मैं फिर एक बात से करूँगा और जैसे ही मैं बात से करूँगा तो आप लोग ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, मगर बात ऐसी है भाई कि ध्यान न देना चाहते हुए भी जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो बात करने को मन करता है। अब हुआ ये कि जो लास्ट स्टोरी में मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या क्या मैं प्रोजेक्ट्स जो है कहानी के साथ साथ शुरू करूँगा, तो इस पर एक दो बंदे का मैसेज आया। एक ने तो लिखा, खैर उसने बाकी विषय पे कमेंट नहीं किया, उसने ये लिखा कि स्टोरी में एंड में और ट्विस्ट लाइए तो अच्छा लगेगा। तो मैंने उसी को लिख दिया कि भाई एक काम करो, आप कैसी स्टोरी सुनना चाहते हैं, एक पूरा मेरे को स्टोरी लिख के दे दो, उसे मैं ब्रॉडकास्ट करूँगा। तो भाई साहब का कोई जवाब नहीं आया। तो वैसे बंदों को अपन क्या कहें यार, जो मतलब बिना मतलब के अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना, खुद में कोई क्वालिटी नहीं, खुद में कोई वो नहीं, फिर भी ट्विस्ट लाई है। अब ये कहानी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट ला के क्या मेरे को वो करना है। दूसरा बंदा था, बंदी थी, मुझे नहीं मालूम, और क्या विषय पे उसने लिखा मुझे पता नहीं। मैंने शायद ज्योतिष का कुछ दिया था, तो ये लिखती है कि ब्राह्मण होके मटन खाते हैं। अब वहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आया ये मटन वाला सब्जेक्ट आया कहाँ से। खैर कुछ महानुभाव ने उसके कमेंट को लाइक भी कर दिया। तो मैं उस बंदे या बंदी को ये बताना चाहता हूँ, अगर वो सुने तो, खैर आप लोग तो सुनेंगे ही, कि भैया देख, हम लोग ना बंगाली हैं, और बंगाली में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी मांस मछली खाते हैं और ये हमारी संस्कृति है। तो अगर तेरे भेजे में ऐसा कुछ है तो निकाल दे, क्योंकि हम लोग तो बंगाली हैं, तो हम लोग को ऐसा कुछ वो नहीं होता है। दूसरी बात, हमारे खान पान का जो है ना वो तरीका ही थोड़ा अलग है। अब जैसे देखिए नवरात्रि आती है तो ज़्यादातर लोग जो है मांस मछली से दूर हो जाते हैं, ऐसा कुछ, मगर हम लोग नवरात्रि में भी खाते हैं। इवन ये जो 4 डेज़ की पूजा होती है, हाँ दिन में नहीं खाते, दिन में पंडाल में रहेंगे, पूजा पाठ होगा, वहीं भोग खाते हैं, मगर शाम को जब दुर्गा घूमने निकलते हैं या ऐसा कुछ है तो आराम से खा सकते हैं, और खा सकते हैं। इवन नवरात्रि में हमारे यहाँ बनता है, दशहरा के दिन तो कई लोग घर में मटन बनाते हैं। और सिद्धांत ये है कि हम जो है दुर्गा जी को अपने घर की बेटी की तरह मानते हैं। तो जब बेटी आपके घर में आती है तो आप शाकाहारी और उपवास तो नहीं रहते हैं। जब बेटी मायके आती है तो उसके सेवा शुश्रूषा की जाती है, घर में अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, खाया जाता है। तो हम लोग इस सिद्धांत को मानते हैं। तो अब ऐसा है कि माँ दुर्गा जब बेटी की तरह हमारे घर में आती है तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ आपकी कृपा हम पर है, हम सुखी संपन्न है और अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, माँ को इस तरह की चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, और उसका भी एक कारण बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा कारण है। ये मेरे को जो है बचपन में मेरे पापा ने बताई थी, तो उसको मैंने कई बार ऑब्जर्व किया और बिल्कुल सही पाया। तो होता क्या है कि जैसे ये शारदीय नवरात्र आने वाली होती है, उससे पहले बारिश का मौसम रहता है। तो शारदीय नवरात्र से कुछ दिन पहले अचानक एक दिन, देखिएगा इस साल का तो नहीं, अगले साल ऑब्जर्व करिएगा, अचानक एक दिन देखेंगे आप बहुत बिजलियां कड़कती है, बहुत गरजती, मतलब उस दिन की अपेक्षा दूसरे दिन उतनी गरज चमक नहीं होती है जैसा वो एक दिन होती है। इस साल थोड़ा लेट हुई थी, मतलब जो पितृमोक्ष अमावस्या हो गई थी उसके बाद हुई थी, मगर हुई थी इस साल भी। तो मुझे ये लगा था यार इस साल होगी नहीं क्या, मगर वो हुई, और ये चीज़ बिल्कुल प्रमाणिक है। और हम लोग ये मानते हैं कि माँ जब मायके आती है तो उससे पहले जो है शिव जी और दुर्गा जी में लड़ाई होती है। शिव जी कहते हैं तुम वहाँ जाओगी, वहाँ सब मांस मछली खाने वाले लोग हैं, तुम वो सब खाओगी,
क्योंकि शिव जी तो शाकाहारी बिल्कुल हैं। तो माँ दुर्गा जो कहती है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी और उनको खाने दो, मैं शाकाहारी भोजन ही करूंगी, जैसा यहाँ का कैलाश का नियम है, मैं उन्हें मानूंगी। और इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती है। शिव जी गरजते हैं कि नहीं जाना है और माँ दुर्गा जो है रोती है, बारिश भी होती है। माँ दुर्गा जो है रोती है कि भाई नहीं, मुझे जाने दो। तो शिव जी कहते हैं नहीं, तुम बच्चों को लेके जाओगे, उनको भी आमिष भोजन खिला लाओगे। बच्चे मतलब कौन? बच्चे मतलब ये जो 4 देवी और देवता और आते हैं, मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक, ये चारों को जो है माँ के बच्चे माना जाता है। वो अपने बच्चों के साथ मायके आती हैं। और देखिएगा आप, जो दुर्गा पंडाल सही ढंग से पूजा करते हैं, वैसे तो 99% में ये होता है, पंडाल के दुर्गा जी की मूर्ति से थोड़ा ऊंचाई पर शिव जी की फोटो लगाई रखती है। उसकी पूजा वैसे तो विशेष तौर पर नहीं होती है, मगर ये माना जाता है कि वो एक प्रतीक है कि शिव जी जो है कैलाश से अंतर्ध्यानित होकर देख रहे हैं कि माँ यहाँ आके आमिष भोजन तो नहीं कर रही है। तो ऐसा होता है हमारी बंगाली संस्कृति, ऐसी होती है हमारी बंगाली संस्कृति की पूजा। तो ऐसे में जो ये जो कह रही थी या कह रहा था कि मतलब ब्राह्मण होके, तो बेटा मांस मछली खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है पहले जब बंगाल, विशेषकर हम बंगाल के नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश विशेष था, वो जब वहाँ पे नेहरू जी की कृपा से पाकिस्तानियों का राज हुआ, तो हम लोगों ने इस्लाम को नहीं स्वीकारा। हमने कहा हम हिंदू ही रहेंगे, और इसलिए हम वहाँ से इंडिया आ गए, भारत आ गए। तो वहाँ तो ऐसी परिस्थिति थी कि आए दिन बाढ़, तो खेती और सब्जी तो मिलती नहीं थी, तो मछली ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि पानी फैला रहता था। समुद्र है बांग्लादेश में, तो नदी है गंगा नदी, तो जब बाढ़ आती थी तो घर के पास ही मछलियाँ मिल जाती थी। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति में है ना, मछली का विशेष महत्व है। इसीलिए कहा जाता बंगाली को मछली से, बंगाली कोई बोले तो उसको मछली से जोड़कर देखा जाता। ये लोगों की मूर्खता है, क्योंकि हर बंगाली परिवार एकदम भुक्कड़ों की तरह मछली नहीं खाता जैसा हमारा परिवार है, मगर खाते हैं, क्योंकि संस्कृति का एक अंग बन गया है। एक समय ऐसा था कि भाई उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते थे, खाने का एकमात्र साधन वो था, तो वो हमारी आम जिंदगी में जुड़ गया है। और दूसरी बात, जिन लोग ये कहते हैं कि मतलब मांसाहार करना बुरा है, तो उनके लिए भी कह देता हूँ भैया देखो, आपके जो पूर्वज थे वो भी मांसाहार करते थे, वो तो आपका कोई एक पूर्वज जिसने छोड़ा होगा और वो घमंड आप लेके चल रहे हो, वरना मांसाहार करने में कोई बुराई नहीं है। जब हमारे पूर्वज खेती करना नहीं जानते थे तो सभी मांस खाते थे, और उसी वजह से वो जीवित थे, तो हर किसी के खून में मांस का रूप ही दौड़ रहा है। दूसरी बात कि मांसाहार और शाकाहार तो दोनों में ही जीव हत्या होती है, ये जान लो, क्योंकि स्वयं जगदीश चंद्र बसु जी ने भी कहा है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो अगर आप उसको तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं और उबलते तेल में डाल रहे हैं, तो आप भी जीव हत्या ही कर रहे हैं। और ऐसा है कि एक जीव को तो मार के उसका फिर मांस निकाला जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। आप जो है काट के जो तल रहे हैं, तो उसमें से कितने पेड़ पौधे जो है पूरी तरह से नहीं मरे रहते हैं, अर्धमृत अवस्था होते हैं, और आप उसको तेल में डाल देते हैं, भून देते हैं। तो दैट इज मोर, जिसको बोलते हैं हिंसात्मकता। तो बुराई किसी में नहीं है। आप शाकाहारी है, बहुत अच्छी बात है, आप मांसाहारी है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो घमंड दिखाते हैं ना, तो इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। और साईं बाबा ने स्वयं कहा है, वो कभी भी मांसाहारी या शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं देते थे, मगर ये कहते थे भैया जो खाओ, जितना खाओ, मन से खाओ, प्रसन्नता से खाओ, ईश्वर ने दिया है समझ के खाओ, और कम खाओ। लालची भुक्कड़ की तरह ज्यादा खाने से अच्छा है मन को समझा के इतना खाओ शरीर को लगे, फिर सारा भोजन। दादा, ओ दादा, देखिए तो ये पुतला उठ नहीं रहा है। दुकान के बाहर रखे मैनिक्विन्स को उठाते हुए दुकान के नौकर अमरनाथ ने अनिकेत से कहा। दुकान बंद करने से पहले कंप्यूटर पर हिसाब किताब कर रहा अनिकेत थोड़ा सा तंग ही हुआ। राणा दा, देखिए तो। राणा उसका सबसे विश्वस्त कर्मचारी था। पिछले 1.5 साल में उसने इस दुकान को खड़ा किया था। उससे पहले कोरोना की मार ने जैसे सबकी कमर तोड़ी थी, उसकी भी कमर टूटी ही थी। पैतृक दुकान काफी खराब हालत में थी, मगर इन 1.5 सालों में अपनी अथक मेहनत से उसने इस दुकान को फिर से
पहले का रूप दिया था। दुकान शहर के एक अच्छे हिस्से में थी। डबल स्टोरी दुकान, ऊपर पुरुषों के कपड़े और नीचे महिलाओं के कपड़े मिलते थे। करीब 12 कर्मचारी उसके इस दुकान में थे। राणा काफी समय से उसके दुकान में रहने की वजह से काफी विश्वस्त था। दुकान की एक चाबी राणा के पास रहती थी। किसी हाल में अगर अनिकेत दुकान ना पहुंच पाए तो दुकान खोलने बंद करने की जिम्मेदारी राणा की ही रहती थी। राणा भी दुकान के बाहर पहुंचा। एक सामान्य सा पुतला ही था। हालांकि अनिकेत का एक बड़ा अजीब सा स्वभाव था जो उसके दुकान के सभी कर्मचारियों के लिए एक तरह से हंसी का विषय भी था। अनिकेत को मैनिक्विन्स पर बड़ा लगाव था और इसके लिए दुकान में सजाने के लिए वो बहुत महंगे महंगे मैनिक्विन्स लाता था। पर कोई भी मैनिक्विन्स 1 महीने से ज्यादा उसकी दुकान में न टिकता। उसके बाद वो उन्हें अपने घर में ले जाता और घर में बने एक विशेष कमरे में रख देता। वैसे मेल मैनिक्विन्स की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं था। उसे तो इंटरेस्ट था फीमेल मैनिक्विन्स में। घर में ले जाकर वो उसे रखता ही नहीं था। अभी तो छुट्टी के दिन उनकी साफ सफाई, उनके कपड़े बदलने का सारा काम वो खुद ही करता था। घर में बहुत सारे फीमेल मैनिक्विन्स थे। हाँ, एक मेल मैनिक्विन्स भी उसने रखा हुआ था, शायद उनके मैनिक्विन्स को कंपनी देने के लिए। पिछले दिनों ही ये नई मैनिक्विन आई थी। देखने में काफी सुंदर थी। वेस्टर्न ड्रेस में एक जीती जाती लड़की का स्वरूप दिखता था। राणा के कहने पर भी अनिकेत थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आखिर हुआ क्या है इन लोगों को? थोड़ा सा असंतुष्ट होता हुआ ही वो बाहर गया। देखा तो राणा और दूसरा नौकर दोनों मिलकर उस मैनिक्विन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उठा नहीं पा रहे। और तभी सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। जैसे ही अनिकेत ने उसे उठाया, वो आसानी से उठ गई। आप लोग को हुआ क्या है भाई? हाँ, इस तरह से हरकत कर रहे हैं। तभी अनिकेत की नजर उस मैनिक्विन की तरफ गई। एक अजीब सा आकर्षण सा महसूस हुआ उसे। अच्छा, एक काम करो, इसे यहां मत रखो, मैं घर ले जाऊंगा। जरा मेरी कार का दरवाजा खोलो। कार का दरवाजा खोल के उसने मैनिक्विन को कार में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी बाकी बचे हिसाब किताब कंप्लीट करके दुकान बंद कर घर के लिए निकल गया। कार में बैठने के बाद उसने एक बार मुड़कर मैनिक्विन की तरफ देखा था। मैनिक्विन पीछे की सीट पर उल्टी पड़ी हुई थी। वो कार को तेजी से चलाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर गैराज के पास कार खड़ी करके वो बोला, सूरज, इसे जरा निकाल के ले आ। सूरज अनिकेत के घर का एकमात्र नौकर था। माता पिता के देहांत के बाद अनिकेत ने विवाह नहीं किया था। सूरज ही उसके घर की सारी देखभाल करता था। अनिकेत के घर से कुछ ही दूरी पर सूरज के पास ही के एक चौल में रहता था, इसलिए कभी कभी वो अपने घर भी चला जाया करता था। कार से मैनिक्विन निकालते हुए अचानक सूरज चीखा, दादा, ओ दादा, ये तो बाहर ही नहीं आ रही है, लगता है कहीं अटक गई है, थोड़ा आइए ना। अनिकेत फिर चौंका। दुकान के नौकर इसे उठा नहीं पा रहे थे, अब सूरज निकाल नहीं पा रहा है, बात क्या है? फिर से आश्चर्यजनक तौर पर जैसे ही अनिकेत ने उसे निकाला, मैनिक्विन बड़ी आसानी से बाहर निकल गई। वो सूरज को बोला, तू कार गैराज में डाल दे, मैं इसे ले जाता हूं। उसे ले जाकर उसने अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा कर दिया। मैनिक्विन को देखकर उसे थोड़ी हंसी भी आई। मैनिक्विन का चेहरा खिड़की के बाहर की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही हो। मैनिक्विन को देखते ही उसके मन में बीते दिनों की एक बात कौंध उठी। इसी मैनिक्विन की सुंदरता के लिए तो उसने उस लड़की को कितना कुछ सुना दिया था। वास्तव में मैनिक्विन सुंदर है। इसके बाद अनिकेत खाना खाकर सो गया।
रात अचानक उसकी नींद टूटी। घड़ी में देखा तो 2:30 बज रहे थे। अचानक उसकी नजर मैनीक्विन की तरफ गई और अगले ही पल जैसे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस बार नवंबर के महीने से ही ठंड पड़ने लगी थी। आज ठंड काफी थी। कंबल के अंदर लेटे लेटे अनिकेत का शरीर जैसे पसीने से भीग उठा। उसे ऐसा लगा जैसे जैसे मैनीक्विन का चेहरा खिड़की के बाहर की तरफ नहीं, अपितु उसकी तरफ घूम गया है। उसकी वो 2 आंखें उसे जैसे कंबल के अंदर तक घूरे जा रही हैं। वो जल्दी से बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट जला दी। हो सकता है स्ट्रीट लाइट की रोशनी की वजह से परछाइयों के खेल में उसे शायद गलत अंदाजा हुआ हो, मगर कमरे की लाइट जलाने के बाद भी उसके मन का डर कम ना हुआ। सच में मैनीक्विन का चेहरा उसी के बिस्तर की तरफ था। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे अच्छी तरह याद है, उसने जब मैनीक्विन को यहाँ पर रखा था तो चेहरा उसने खिड़की से बाहर की तरफ किया था। बहुत सोचने के बाद भी जब प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो वो सो गया। सुबह बहुत जल्दी उसकी नींद टूट गई, रात में देखे हुए सपने की वजह से। सपना और रात की वो घटना दोनों का एक के बाद एक आना उसे कुछ समझ नहीं आया। सपना वास्तव में बीते दिनों हुई एक वास्तविक घटना के विषय में ही था। अनिकेत जब अपनी दुकान में बैठता था, 2-3 दिन से उसे यह महसूस हो रहा था कि दुकान के रोड के उस पार एक लड़की खड़ी रहती है, जो पलक काउंटर में बैठे हुए उसे निहारती रहती है। पहले तो 1-2 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया कि शायद कोई ऐसी ही होगी, मगर जब आगे के दिनों में भी यही घटना नियमित रूप से घटने लगी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। एक दिन उसने इस बात को और गौर किया, क्योंकि उस दिन दुकान में लोगों की भीड़ कम थी। इस वजह से वो दुकान के बाहर आकर कॉर्नर में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते पीते उसने महसूस किया कि उसे ठीक रोड के उस पार वो लड़की निहार रही है। उसने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। लड़की थोड़ा सा चौंक पड़ी। पहले तो जाने को हुई, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। आती हुई लड़की को उसने गौर से देखा। हाइट यही कोई 4.5 फुट, बाल तेल चुपड़े, रंग सांवला, और इसके साथ साथ सलवार कुर्ता पहने हुए वो लड़की पैरों में हवाई चप्पल डाले उसकी तरफ बड़ी चली आ रही थी। अनिकेत ने अभी तक विवाह नहीं किया था, क्योंकि पत्नी के लिए उसने अपने मन में जो छवि बनाई थी उस पर अभी तक कोई लड़की खरी नहीं उतरी थी। वैसे भी जो इंसान मैनीक्विन्स में सुंदरता ढूंढता हो, उसकी मनोकामना में पत्नी के रूप में कैसी लड़की होगी, ये समझना सबके लिए कठिन ना होगा। लड़की उसके पास आई तो अनिकेत ने पूछा, मैंने देखा आप रोज वहां खड़ी होकर मेरी दुकान में देखते रहती हैं, क्या देखती हैं आप? लड़की ने सिर झुका लिया, पैरों से जमीन कुरेदते हुए धीरे से बोली, आपको? मुझे? मगर मुझे क्यों देखती हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। क्या कहा?
मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? ओह, किस तरह से अच्छा लगता हूं? आई मीन, आई लव यू, लड़की ने कहा। ओह, तो तुम मुझसे प्यार करती हो? वेरी गुड। वो मैनिक्विन देख रहे हो? उसके पास में एक कांच भी है, जरा अपनी शक्ल उस मैनिक्विन से मिला के देखो। वो मैनिक्विन तुमसे लाख गुना सुंदर है। तो जब एक गुड़िया तुमसे इतनी ज्यादा सुंदर है, तो तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुमसे? अनिकेत ने ये शब्द थोड़ी कठोरता के साथ ही कहे थे। शायद उस लड़की के दिल को चोट लगी थी। अपमान और ग्लानि से भरी, बिना कुछ बोले वो चुपचाप वहां से चली गई। अनिकेत भी इस बात को लगभग भूल ही चुका था, मगर अचानक रात में सपने में दोबारा उस घटना को देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। बाहर सूरज की रोशनी फैल रही थी और इसके साथ साथ अनिकेत के मन का डर भी दूर हो रहा था, क्योंकि मैनिक्विन का चेहरा पहले की तरह बाहर की तरह था। रात में शायद 2 सपने देखे उसने। इसके बाद वो तैयार होकर दुकान चला गया। उस दिन शाम ढलते ढलते अनिकेत को कुछ अजीब सा लग रहा था। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे घर जाना चाहिए। अभी सरस्वती पूजा आने को है। दुकान में काफी भीड़ थी, मगर फिर भी वो अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। अचानक राणा से बोला, राणा दा, दुकान आज जल्दी बंद करेंगे। कब? अभी बंद कर देते। क्या बात करे मालिक, अभी तो सीजन है, ग्राहकों की भीड़ है, ऐसे में 6:30 बजे से दुकान बंद कर देंगे? हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहकर दुकान बंद करवाकर अनिकेत घर चला गया। घर पहुंचकर तुरंत ही वो अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर उसने मैनिक्विन को देखा और देखते ही साथ जैसे उसका दिल धक सा हो गया। मैनिक्विन इस वक्त उसके कमरे के बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी, खिड़की से बिल्कुल उल्टी तरफ। एक पल को तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर मैनिक्विन वहां से यहां कैसे चली आई। फिर अचानक दिमाग में बात कौंधी, सफाई करते हुए सूरज ने शायद इसे वहां से यहां रख दिया होगा। और अगले ही पल अपनी सोच पर उसे हंसी आई। उस मैनिक्विन को उठाकर वो फिर से खिड़की के पास रखने के लिए ले जाने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैनिक्विन का शरीर काफी हद तक गर्म लग रहा है। फिर खिड़की के पास रखकर जब उसने मैनिक्विन के चेहरे की तरफ देखा, तो अनायास ही उसका हाथ उसके होठों पर चला गया। और तभी एक और धक्का उसे लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैनिक्विन के होंठ गीले से हैं। फिर अचानक उसने मन ही मन सोचा, उसके दुकान से जल्दी लौट आने की बात। उसे ऐसा लगा जैसे मैनिक्विन उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसे ऐसा लगने लगा है जैसे सारा समय वो सारे काम धाम छोड़कर मैनिक्विन के सामने बैठा रहे और उसे ही देखता रहे। खाना खाने के बाद दिमाग में ढेर सारा द्वंद लेकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करने से पहले एक बार उसने मैनिक्विन की तरफ देखा। कल रात की तरह ही आज भी वो सिर खिड़की के बाहर की तरफ रखकर खड़ी हुई है। इसके बाद कब वो सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक बहुत अजीब सा लगने की वजह से उसके नींद टूटी और जैसे ही उसने आंखें खोली
सामने का दृश्य देखकर उसका पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। मैनीक्वीन इस वक्त उसके बेड के पास खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे ही घूर रही हो। अपने गर्म ब्लैंकेट के ऊपर वो मैनीक्वीन की ठंडी सांसों का अनुभव कर सक रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? ये कैसा जादू टोना है जिसके दम पर एक प्लास्टिक की बनी पुतली अपनी जगह से यहां तक सरक आई है और इस वक्त अपने कमर पर हाथ रखे और धीरे धीरे अनिकेत की तरफ झुकती चली जा रही है। वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा है, मगर उसकी वो आंखें जैसे उसके शरीर में धंसती चली जा रही है। और तभी उसके कानों में पड़ी एक लड़की के रोने की आवाज। वो आवाज क्रमशः पूरे कमरे में जैसे गूंजती चली जा रही थी। कमरे में इस वक्त उसके और मैनीक्वीन के अलावा कोई नहीं था, मगर उस लड़की के रोने की स्पष्ट आवाज कमरे में गूंज रही थी। परिस्थिति की विभीषिका का सामना करने में असमर्थ होने के कारण अनिकेत बेहोश हो गया। भोर हो गई थी। पक्षियों का कलरव चारों तरफ गूंज रहा था। अचानक अनिकेत की आंखें खुली। उसने देखा बाहर फैल रही सूरज की रोशनी में मैनीक्वीन पहले की तरह ही खिड़की के पास खड़ी है। तो फिर रात में उसने जो देखा वो क्या था? भ्रम? सपना? मगर अचानक उसका सिर बहुत भारी भारी से लग रहा था। नहीं, इसे कमरे में रखना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे पास के कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। कहकर बिस्तर से उठकर उसने अपनी स्लीपर पहनी और तुरंत ही मैनीक्वीन के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाने की कोशिश करने लगा। मगर आश्चर्य, मैनीक्वीन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। ये क्या हुआ? अचानक ये इतनी भारी कैसे हो गई? उस दिन तो वो अकेला ही उठाकर उसे यहां लाकर रखा था। और तभी याद आई दुकान के उस दिन की घटना, जब 2 लोग मिलकर इसे हिला नहीं पा रहे थे। फिर अचानक उसने उस मैनीक्वीन को गौर से देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही अचानक चौंक उठा। ये क्या? अचानक मैनीक्वीन का चेहरा इतना मलिन सा क्यों लग रहा है? कल ही तो सूरज की रोशनी में कैसे झिलमिला रहा था। तभी उसे सूरज की याद आई। सूरज, जी दादा। सूरज के पास के कमरे में होने की वजह से ही वो तुरंत वहां पहुंच गया। अब जरा पकड़ तो इसे, दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। जैसे ही सूरज मैनीक्वीन के पास पहुंचा वो भी बोल पड़ा, दादा ये कैसे धूल धूल लग रही ना? अब तो तू पकड़। सूरज की बात को जैसे उसे टाल देना चाहा, मगर जैसे ही दोनों ने सम्मिलित प्रयास किया तो भी वो उस मैनीक्वीन को अपनी जगह से हिला ना सके। दोनों आश्चर्यचकित हो गए। एक सामान्य सी रबर की गुड़िया इस तरह से आश्चर्यजनक बातें कैसे करती है? दोनों जब असफल हो गए, सूरज बोला, दादा नीचे से जाकर राकेश को बुला लाऊं? राकेश उसके घर के गेट का दरबान था। 3 जन मिलकर अगर हिला सके? नहीं, रहने दे। जब 2 लोग मिलकर नहीं कर सके तो 3 लोग मिलकर भी नहीं कर सकेंगे। तू एक काम कर, मेरे लिए चाय बना ला। आश्चर्यचकित आंखों से सूरज कमरे से बाहर चला गया। आश्चर्य अनिकेत के दिमाग में भी था और इसी आश्चर्य में भरा हुआ वो बिस्तर पर निढाल होकर गिर गया। आंख खुली तो दोपहर के 1 बज रहे थे। ओफ, कितनी देरी हो गई। आज दुकान जाना नहीं हुआ। हालांकि दुकान की चाबी राणा के पास है, मगर कैश काउंटर की चाबी तो उसी के पास होती है। ओफ ओह सोचकर जैसे ही अनिकेत बिस्तर से उतरने लगा, अचानक उसकी नजर गई खिड़की की तरफ।
वहां पर मैनिक्विन नहीं था। कमरे में नजर घुमाते ही वो फुवारा आश्चर्य से भर उठा। मैनिक्विन इस वक्त उसके कमरे के मुख्य दरवाजे के पास अपनी पहली की भंगिमा में खड़ी है। अभी वो कुछ आगे सोच पाता कि अचानक सूरज की आवाज कानों में पड़ी। दादा, ये क्या? कब से चाय दे के गया हूं आप? और आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैनिक्विन की तरफ देखकर वो भी कांप उठा। दादा, इसे आप अकेले ही उठा लिए? नहीं। अच्छा, एक काम कर, तू जल्दी खाना बना, दुकान जाना है। आश्चर्यचकित भाव से मुड़कर जाने लगा था सूरज। फिर अचानक रुककर बोला, दादा, आपका फोन बंद है क्या? नहीं तो। अब राणा मेरे मोबाइल पे फोन किया था, आपको फोन कर रहा था मगर पा नहीं रहा था। मैं 2 बार आकर आपको बुला कर गया था, आप नहीं उठे तो सोचा आपकी तबीयत खराब है इसलिए अभी देखने आया था। तू पहले आया था तो ये मैनिक्विन कहाँ थी? वहीं खिड़की के पास। ठीक है, तू जा। इस वक्त दोनों के दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था, मैनिक्विन क्या जिंदा होने लगी है? हालांकि इस प्रश्न का जवाब सूरज को मिला अनिकेत की दुकान जाने के निकलते समय। उसी समय सूरज छत की तरफ जा रहा था और जाते जाते एक बार उसने कमरे की तरफ झांका और उसकी नजर मिली मैनिक्विन से। इस वक्त वो कमरे के दरवाजे पर ठीक ऐसे खड़ी थी कि अगर कोई अंदर आने का प्रयास करे तो उसे टकरा जाए। अगले ही पल उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे एक बर्फ तैर गया। उसे ऐसा लगा मैनिक्विन ने पलकें झपकी। ये सच था या उसके डरपोक मन का भ्रम उसे समझ में नहीं आया। वो जल्दी से नीचे उतर गया। इसके बाद पूरे दिन अनिकेत के कमरे में किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज आती रही। डर के मारे सूरज का हालत खराब हो रही थी। उसने अपने पूरे जन्म में ऐसे अजीब घटना नहीं देखी थी। शाम ढलते ढलते फिर से अनिकेत को घर लौटने की इच्छा प्रबल होने लगी, मगर आश्चर्य, घर पहुंचने के बाद फिर उसे ऐसा कोई अनुभव नहीं रह जाता है। आप आ गए, आप आ गए। दरवाजे की चौखट पर पैर रखते ही सूरज की आवाज से चौंक पड़ा था अनिकेत। इसके बाद उसने पूछा, क्या हुआ? सूरज ने अनिकेत को दोपहर की सारी घटना सविस्तार सुना दी। क्या आप बक रहा है पागल की तरह? सूरज की बात सुनकर हालांकि अनिकेत चौंक पड़ा था, मगर फिर भी क्यों उसका मन उसकी बात पर विश्वास करने को कह रहा था। नहीं, आप उस कमरे में नहीं जाना दादा, उसमें शैतान का वास है, शैतान का वास है उस गुड़िया में। दादा, आप आज की रात नीचे के कमरे में सो जाओ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं दादा, मेरी बात मान लो। हालांकि अनिकेत के मन में भी पिछले 2-3 दिनों से हुई घटनाओं के चलते मन में डर तो बैठ ही गया था। उसे भी शक होने लगा था कि मैनिक्विन अपनी इच्छा से चल फिर रही है। इसलिए सूरज की बात मानकर उस दिन वो नीचे के कमरे में ही सो गया। मगर भाग कर क्या बचा जा सकता है? रात में अचानक किसी चीज की आवाज से उसकी नींद टूटी। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, ऊपर से शायद लाइट भी नहीं थी। ओफ, ठंड की ये बारिश बहुत परेशान करती है। किसी तरह से उठकर वो खिड़की के पास पहुंचा। बाहर बिजलियां कड़क रही थी। तुरंत ही खिड़की बंद कर दी उसने। फिर अपनी बेड में आकर कंबल ओढ़ लिया, करवट लेकर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कुछ ठंडा ठंडा सा उसे कंबल के अंदर महसूस हुआ। बाहर कड़कती बिजली की रोशनी में उसने देखने की कोशिश की और तभी मन में एक डर उभरा। सांप तो नहीं, मगर ऐसे ठंड के समय में सांप तो निकलते नहीं है। अगले ही पल वो बिस्तर में उठ बैठा और जल्दी से कंबल उतार दिया।
और कंबल उतारते ही जो दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, उसने एक बार उसे अंदर तक हिला दिया। बिस्तर में उसके ठीक पास मैनिक्विन रखी हुई थी। मगर ये कैसे संभव है? ऊपर के कमरे से सीढ़ियों से होते हुए मैनिक्विन उसके बेड तक पहुंच गई। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। बाहर बारिश की बूंदों की आवाज के साथ साथ कुत्तों के रोने की आवाज गूंज रही थी। और इधर अनिकेत का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसके गले से आवाज निकलना चाहकर भी निकल नहीं पा रही थी। अचानक बाहर चमकी एक बिजली की रोशनी में उसने देखा मैनिक्विन की छाती फैल रही है, सिकुड़ रही है, एक जैसे वो सांसें ले रही हो। अब उससे सहन नहीं हो रहा है। वो किसी भी तरह से उस कमरे से भागकर जा भी नहीं सकता है। और इस विभीषिका के सामने अचानक बेहोश होकर गिर गया अनिकेत। तभी अचानक मैनिक्विन की पलकें झपकी और उसने दूसरी करवट ले ली। बाहर चिड़ियों के कलरव से अनिकेत की नींद टूटी। सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई थी। हड़बड़ाकर उठकर उसने अपने बिस्तर के पास देखा। नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी सी निश्चिंतता की सांस ली उसने, मगर फिर सिर बहुत भारी महसूस होने लगा। ओफ! तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक थी। सूरज चाय लेके आया था। दरवाजा खोलते ही वो अंदर आया और पूछ बैठा, दादा रात में ठीक नींद हुई? मगर अनिकेत ने कोई जवाब न दिया। वो कुछ सोच रहा था। दादा रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सूरज के प्रश्न में छुपे भय को अनिकेत महसूस कर सक रहा था। अचानक ही लंबी सांस छोड़ते हुए अनिकेत बोला, आज तो मैं अपने कमरे में सोऊंगा। वो समझ चुका था कि कमरा बदलकर उस विभीषिका से बचा नहीं जा सकता है, बल्कि उससे बचने का कोई और उपाय खोजना होगा। फिर वो बोला, अब मेरे कमरे से मेरा लैपटॉप ले आ, तो कुछ मेल करने। अनिकेत की इस तरह के फैसले को सुनकर सूरज काफी आश्चर्यचकित था। उसे तो हर समय महसूस हो रहा था कि कमरे में मैनिक्विन घूम रही है। ऐसे में जब अनिकेत ने दोबारा कहा, जा मेरा लैपटॉप ले आ, आपके कमरे से लैपटॉप? अरे क्या हुआ? तो दिन की रोशनी में काहे का डर? अरे अभी तक यहीं रुका है, जा। सूरज ऊपर के कमरे की तरफ चला गया। अनिकेत खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कमरे में सूरज की रोशनी फैल रही थी। खड़े खड़े वो सोचने लगा, बीती 3 रात से जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था? क्या सच में मैनिक्विन? मगर इतने दिनों तक जब वो दुकान में रखी हुई थी तब तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में चिंताओं का बवंडर उठ रहा था। जैसे भी हो, आज में ही उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। मैनिक्विन में धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है उसे अनिकेत ने महसूस किया था। उसकी त्वचा का रंग बदलना, इस तरह से घूमना, सांस ले सकना, पलकें झपकाना। अभी अपनी चिंताओं में डूबा ही हुआ था कि अचानक एक बिल्ली की आवाज से उसके ध्यान का क्रम टूटा। मेन दीवार पर बैठी हुई काली सी बिल्ली उसकी तरफ देख रही थी। बिल्कुल काली सी बिल्ली, शरीर में दूसरे किसी रंग का कहीं भी निशान तक नहीं। तीखी दृष्टि से वो अनिकेत को देख रही थी। उफ! उसकी ये दृष्टि अनिकेत को असामान्य सी लग रही थी। तभी अचानक उसे ध्यान आया, अरे सूरज कहाँ गया? लैपटॉप लेने गया था, काफी देर हो गई। सूरज, ए सूरज! सीढ़ी के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, मगर जब कोई जवाब न मिला तो वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मन में अनजाने डर के साथ वो कमरे में प्रविष्ट हुआ। घर के दरवाजे के सामने पहुंचा। वो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे के ठीक बीचों बीच हाथ पांव फैलाए बेहोश पड़ा था सूरज। सूरज, ए सूरज! थोड़ी सी आवाज काम गई थी अनिकेत की। पहले उसने सूरज को धकेल कर जगाने की कोशिश की, फिर पास ही रखे गिलास से
पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छिटी। बेहोश हो गया था सूरज। हड़बड़ाकर उठ बैठ और हड़बड़ाकर कांपती हुई आवाज में अपने होठों पर जीभ फिराने के बाद सूरज बोल पड़ा, दादा 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 दादा, और अपनी हाथों की उंगली का इशारा किया। जैसे ही अनिकेत ने उसके हाथों की उंगली के इशारे की तरफ देखा, पाया कमरे के दरवाजे के चौखट के एक तरफ खड़ी है वही मैनीक्वीन। इन दिनों में उसमें अजीब से परिवर्तन हुए हैं। रंग काफी हद तक सांवला हो गया है, पैरों में हवाई स्लीपर आ गई है, विदेशी मिनी स्कर्ट की जगह सलवार कुर्ता ने ले ली है और गंजे सर पर बाल उगाए हैं। अनिकेत की आंखों में आश्चर्य है। वो एकटक मैनीक्वीन की तरफ देख रहा है और तभी उसके कानों में सूरज के स्वर पड़े, दादा दादा बिंदी। उसके हाथों की उंगली अब भी ठीक उसी तरफ इशारा कर रही है जैसे वो अपना हाथ नीचे करना भूल गया है। कौन कौन बिंदी? हमारी चौल में एक लड़की थी, देखने में बहुत बुरी थी, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो किसी लड़के से प्यार करने लगी थी, मगर उसने किसी को नहीं बताया, चुपचाप रही। वो जानती थी वो जो सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, मगर पता नहीं कैसे उस लड़के को पता चल गया। उसने उसकी बहुत इंसल्ट की थी। वो बहुत आत्मसम्मानी थी, सहन नहीं कर पाई, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि किस लड़के से प्यार करती थी वो पता नहीं दादा, मरने से पहले उसने किसी को बताया नहीं था। अनिकेत के दिल पर जैसे पत्थर चल रहे थे। पूरा घर सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है, मगर फिर भी एक अनजाना डर अनिकेत के पूरे शरीर को कंपायमान कर रहा है। बार बार उसके मन में एक ही बात गूंज रही है, एक प्लास्टिक की गुड़िया 2.5 दिन में ही एक इंसान के ढांचे में परिवर्तित हो गई है। इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? आने वाली किसी भयंकर घटना का इंतजार करते हुए दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया अनिकेत। सूरज भी चुप है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। दोनों की नजरें हैं सामने खड़े उस मैनीक्वीन की तरफ, जिसके प्लास्टिक के होठों पर उभर रही है एक कुटिल हंसी। अनिकेत ने उसकी तुलना उस मैनीक्वीन से की। उसने उस मैनीक्वीन को ही अपने स्वरूप में ढाल लिया है। अनिकेत की सबसे प्यारी चीज में ही उसने अपने आप को स्थापित कर लिया। वो अब इसी घर में रहने लगी है, इसी घर में घूमने फिरने लगी और जरूरत पड़ने पर वो अकेला पुरुष मैनीक्वीन तो है ही ना। अनिकेत के लिए रीढ़ की हड्डी को भी कपा देने वाली एक हंसी से गूंज रहा था अनिकेत का कमरा।